तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अपवर्तनांक से लेकर स्नेल का नियम और अपवर्तनांक के कुछ मुख्य तथ्यों तक पूरा चलेंगे। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे लगभग 10 टॉपिक को कवर करने वाले हैं और सारा टॉपिक को ऐसा समझा देंगे जो आपके दिमाग में डायरेक्ट घुस जाएगा। दोस्तों ये वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको वीडियो को अंत तक देखने के बाद इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। दोस्तों क्लास 10th का फिजिक्स का सारा क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। तो इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे उसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और उसके से रिलेटेड एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आपको इस वीडियो में ये भी सॉल्व करना सिखाएंगे। किसी भी चीज का अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है वो चीज बताएंगे। उसके बाद सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक का मान कितना होता है, जैसे कांच, पानी, ये सब का अपवर्तनांक का मान कितना होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है वो सारे माध्यम के बारे में बात करेंगे और उसमें प्रकाश की रफ्तार कितना होता है ये सब चीज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपवर्तन के नियम के बारे में बात करेंगे कि अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने प्रकार के होते हैं और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम स्नेल का नियम बताएंगे कि स्नेल का नियम क्या होता है और लास्ट में हम लोग जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कुछ मुख्य तथ्य जो हम लोग को रियल में आपको पूरा का पूरा पिछले वीडियो में भी ये ग्लास के सहायता से सारा चीज आपको हम बताए थे कि कैसे कार्य करता है। इसी ग्लास का सहारा लेंगे और प्रैक्टिकल करके भी सिखाएंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं। मेरा नाम है अभिनव कुमार और आपका स्वागत करते हैं ध्यानलाइन एक्स यूट्यूब चैनल पर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों कि अपवर्तनांक क्या होता है। आपको बता दें किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ध्यान से देखिए इस ग्लास को। यहां पर आप देखिए कि दो माध्यम है, एक ऊपर में वायु हो गया और नीचे में पानी हो गया। इस ग्लास के अंदर ऊपर में वायु है और नीचे में पानी है। तो अपवर्तनांक क्या होता है, ये दोनों का अनुपात, दोनों को भाग देकर और जो इसका मान निकलेगा कि वायु में कितना मान है और पानी में कितना मान है और ये दोनों का भाग लेकर दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक उसी को कहा जाता है जो दो माध्यमों का प्रकाश की चाल के अनुपात होता है। और इसी को यहां पर हम लोग को फिजिक्स के भाषा में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को दोस्तों n से सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक को क्या चीज से सूचित किया जाता है, n से सूचित किया जाता है। और अपवर्तनांक बराबर एक फॉर्मूला होता है। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, n बराबर होता है साइन i बटा साइन आर। ठीक है, मतलब यहां पर जो ज्या हम लोग बोले हैं ना उसी को हम लोग साइन से सूचित कर रहे हैं। ठीक है, और आई जो बोले हैं ये है आपतन कोण और आर जो है ये है अपवर्तन कोण। तो आपको अपवर्तनांक समझ में आया कि अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक बोलेंगे। अपवर्तनांक को n से सूचित किया जाता है। n बराबर साइन i बटा साइन r होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मुख्य रूप से अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है दोस्तों निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है सापेक्षिक अपवर्तनांक। मतलब एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और उसके बाद इसी निरपेक्ष अपवर्तनांक को बताने के बाद हम आपको इसी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके सिखाएंगे कि कैसे बनता है। अगर हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बात करें तो दोस्तों यहां पर है कि जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से या निर्वात या वायु से
किसी अन्य माध्यम में जाती है तो निर्वात या वायु के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, इससे समझते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण वायु, तो यहां ऊपर में वायु है, तो वायु या निर्वात, निर्वात मतलब होता है जहां पर शून्य, मतलब जहां पर वायु भी ना हो उसको निर्वात कहा जाता है। तो यहां पर तो वायु है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में जाती है तो वायु के सापेक्ष जो माध्यम होता है उस माध्यम के अनुपात को वहां पर हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है, आप एक बार चाहे तो याद कर ले। और देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, अगर इसका फॉर्मूला को आप याद कर लिए तो ये क्वेश्चन याद हो जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब क्या है, देखिए, निर्वात मतलब वायु, ठीक है, निर्वात या शून्य, ठीक है। तो निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल होगा और जो उस माध्यम, जैसे यहां पर एक माध्यम है ना, इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगा, दोनों को बटा करेंगे, दोनों का अनुपात करेंगे तो हमको निरपेक्ष अपवर्तनांक निकल जाएगा। अब देखिए, आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा, और इसका शॉर्ट फॉर्मूला का बात करें तो अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक को भी n से सूचित किया जाता है। वायु में और निर्वात में जो प्रकाश की चाल है उसको c से सूचित किया जाता है। और उसके बाद उस माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब पानी भी माध्यम हो सकता है, कांच भी माध्यम हो सकता है, कोई भी माध्यम, तो यहां पर तो पानी है, ठीक है, तो कोई भी माध्यम, तो उसके लिए बोल दिया गया है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उसको v से सूचित किया जाता है। आइए दोस्तों, हम लोग पहले एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको ये निरपेक्ष अपवर्तनांक ऐसे समझ में आ जाएगा, एकदम ऐसे चुटकी बजाकर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। तो दोस्तों, यहां पर एक क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3.00 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड है और कांच में प्रकाश की चाल 1.80 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड है। तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहां पर पानी है, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में कांच है, ठीक है। तो मानिए वायु में प्रकाश की चाल दे दिया है और यहां पर कांच में प्रकाश की चाल दे दिया है। तो वायु में और कांच में दे दिया है, लेकिन हमको अपवर्तनांक किसका निकालना है? कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहले यहां पर हल क्या करेंगे, लिखेंगे कि वायु में निर्वात या प्रकाश की चाल कितनी है, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? तो 3.00 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? तो आपका 1.80 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया। अब हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है कि n बराबर c बटा v। सिंपल सा बात है, n हो गया, n का मतलब हो गया कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। और यहां पर c क्या हो जाएगा? c का मतलब हो जाएगा कि वायु में या निर्वात में जो प्रकाश की चाल है उसका। तो निर्वात में प्रकाश की चाल यहां पर कितनी है? तो देखेंगे कि 3.00 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड है और बटा करेंगे और 1.80 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड करेंगे। अब क्या करेंगे? 10⁻8 मीटर, 10⁻8 से 10⁻8 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या? तो यहां पर सिंपल सा बचेगा 3.00 बटा 1.80, ये बचेगा। उसके बाद बराबर करेंगे और यहां पर दोनों का दशमलव हटाएंगे। तो आपको पता है कि जैसे हम लोग दशमलव हटाते हैं तो क्या होता है? बट्टा में 100 आता है, बट्टा में 100 आएगा दोनों का, तो हो जाएगा 300 बट्टा 100 बट्टा यहां पर 180 बट्टा क्या हो जाएगा? 100। तो 100 से 100 यहां पर 4 टर्म में है, अगर गुना करके काटिए या डायरेक्ट काट दीजिए तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या? 300 बट्टा 180। और 300 बट्टा 180 को हम लोग काटेंगे तो 6 बचे यहाँ पर 30 और यहाँ पर 6 तिया 18, तो 5/3 आ जाएगा। और 5/3 को अगर हम 3 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.67 आ जाएगा। तो कांच का अपवर्तनांक हमारा यहाँ पर निकल जाएगा, कितना आ जाएगा? कांच का अपवर्तनांक 1.67 हो जाएगा। तो इस तरीका से हम किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला को
को यूज करके। अगर नहीं समझ में आया डबल देखिए इसको, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी तरीका से न्यूमेरिकल को बनाया जाता है। इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल लिए थे, आप कहिएगा तो हम और ज़्यादा वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और इसको किस तरीका से निकाला जाता है, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों जानते हैं कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। जैसा कि दोस्तों हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक में समझे हैं कि निर्वात या शून्य के सापेक्ष जो दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक होता है उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जो निर्वात के सापेक्ष होगा उसको क्या बोलेंगे, निरपेक्ष। उसी तरीका से सापेक्ष अपवर्तनांक में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को सापेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। ध्यान से फिर से समझिए, देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो पहले माध्यम के सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब ये, ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। और सापेक्ष अपवर्तनांक का भी फॉर्मूला होता है जो आपको हम बताते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक को भी n से सूचित किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है n बराबर v1 बटा v2। मतलब कि n मतलब सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम 1 का अपवर्तनांक बटा माध्यम 2 का अपवर्तनांक। मतलब माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कोई भी अपवर्तनांक कैसे लिखाता है, जैसे कि आपको लिखना है यहाँ पर माध्यम 1 में, माध्यम 1 सापेक्ष किसका है, माध्यम 2 के सापेक्ष है। तो आपको इस तरीका से लिखना होगा, n बराबर 1 2 नहीं लिखना होगा, n बराबर आपको 2 1 लिखना होगा, ठीक है। मतलब 1 के सापेक्ष 2 है तो सबसे पहले 2 लिखना होगा और तब जाकर 1 लिखना होगा। तो n बराबर 2 1, इसको कैसे लिखाएगा, 1 पहले चल जाएगा और 2 बाद में आएगा, ठीक है। तो इस तरीका से आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तब आपको ये चीज समझ में आएगा और इसी को सापेक्ष अपवर्तनांक या सापेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कुछ पदार्थ के जो अपवर्तनांक होते हैं वो कितना कितना होता है। जैसे दोस्तों अगर हम वायु का अपवर्तनांक के बारे में बात करें कि वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003, मतलब 1.0003, ये होता है वायु का अपवर्तनांक। अगर दोस्तों कार्टर्ज का बात करें तो यहाँ पर इसका होता है 1.46। उसी तरीके से जल का होता है 1.33, मतलब पानी का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33। और उसके बाद क्राउन कांच एक होता है, उसका अपवर्तनांक होता है 1.52, मतलब कि 1.52। उसी तरीके से अगर बर्फ का अपवर्तनांक देखिएगा तो 1.31 होता है। और उसी तरीका से खनिज या कांच का अपवर्तनांक देखिएगा तो 1.54 होता है। उसी तरीके से मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक देखें तो 1.44 होता है। और फिलंट कांच का अपवर्तनांक देखें तो यहाँ पर 1.65 होता है। तारपीन के तेल का अपवर्तनांक देखें तो 1.47 होता है। और हीरा का अपवर्तनांक देखें तो 2.42, मतलब 42 होता है। अपवर्तनांक को याद रखने का एक साधारण तरीका है कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो पदार्थ ज्यादा चमकीला होता है। और एक कारण कि उसमें प्रकाश की जो गति होती है वो धीमी होती है। जैसे कि जो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, जैसे सबसे ज्यादा हीरा का अपवर्तनांक है, ठीक है, तो हीरा क्या होता है, सबसे ज्यादा चमकीला होता है। जो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो क्या होगा, ज्यादा चमकीला होगा। लेकिन उसमें याद रखना है कि उसमें प्रकाश जो होगा वो क्या होगा, उसका गति धीमा हो जाएगा, मतलब उसमें प्रकाश धीरे से चलेगा। और जिसमें प्रकाश धीरे चलता है, जिसमें प्रकाश की चाल धीमा होती है, उसको विरल माध्यम कहते
कहते हैं या सघन माध्यम, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में इसके बारे में सघन और विरल के बारे में हम लोग बता दिए हैं आपको पूरा अच्छा तरीका से। तो आप बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल धीमा होती है उसको सघन कहते हैं कि विरल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। मतलब पानी में प्रकाश की चाल अलग होती है, कांच में अलग होती है, निर्वात या शून्य में अलग होती है। तो किसमें कितना होता है, क्योंकि ये यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो वो आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल जो होगी वो 3.00 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगी। ठीक है, अच्छा अगर हम पानी में प्रकाश की चाल की बात करें तो 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से यहां पर प्रकाश गमन करेगा। कांच में बात करें तो यहां पर 2.00 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से यहां पर प्रकाश गमन करेगा। अगर हम रॉक साल्ट में यहां पर प्रकाश की चाल की बात करें तो 1.96 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से गमन करेगा। तारपीन के तेल का बात करें तो यहां पर 2.04 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से यहां पर प्रकाश गमन करेगा। और नाइलॉन की बात करें तो इसमें 1.96 गुने 10⁸ यहां पर 8 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से यहां पर प्रकाश गमन करेगा। दोस्तों ये दोनों जो बताए हैं कि किसका अपवर्तनांक कितना होता है और किसमें किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है, इससे तो आपका 2-3 क्वेश्चन आता है। इसलिए इसका आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर आसानी से इसका पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रखिएगा, पूरा का पूरा पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में हम दे रहे हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के नियम मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। बहुत ही सिंपल है। देखिए, आपतित किरण इधर से आ रहा है, अपवर्तित किरण नीचे की तरफ चल जा रहा है, आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, आपतित किरण, और उसके बाद अभिलंब जो सीधा आ रहा है रेखा, ठीक है, वो अभिलंब है। तो आप ये तीनों क्या है, क्या एक ही तल पर नहीं आ रहा है। जैसे यहां पर अगर आपको हम थोड़ा सा दिखा दें कि यहां पर ये वाला हम ले लेते हैं। देखिए, यहां से प्रकाश की चाल ऐसे हुआ तो ये किरण हो गया आपतित किरण, नीचे वाला हो गया अपवर्तित किरण, और ऊपर से एक अभिलंब जो इसके बीच वाला कोण होगा, ये क्या, ये पानी के मेन तल पर नहीं है। इसी को प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम कहा जाता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और यहां पर दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इसी को प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहा जाता है। और इसी नियम को यहां पर दोस्तों स्नेल का भी नियम कहा जाता है। तो यहां पर बात करें कि स्नेल का नियम क्या है, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। और स्नेल का नियम को म्यू से सूचित किया जाता है या एन से भी सूचित किया जाता है। तो स्नेल का नियम बराबर होता है sin I बटा sin R। और दोस्तों अपवर्तनांक बराबर भी यही सूत्र होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको यहां पर उसमें भी हम बताए थे और इस समय भी आपको हम बता दिए। तो स्नेल का नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। और यही प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि sin I, ये फोटो आप ध्यान से देखिए, क्या कि साइन जो आपतन कोण है और जो यहां पर अपवर्तन कोण है, इसका स्थिर मतलब इसका अनुपात क्या होगा, एक स्थिरांक होता है। इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि
कुछ दैनिक जीवन में कुछ अपवर्तन के मुख्य तथ्य क्या होते हैं, क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जीवन में हम लोग को देखने को मिलता है क्या क्या, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। सघन माध्यम क्या होता है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, मतलब जिस माध्यम में प्रकाश की रफ्तार कम होगी उसको क्या बोलेंगे, सघन माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, जब प्रकाश की चाल कम से ज्यादा की ओर जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब दूसरा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब सबसे पहले आप यहां पर बताइए कि ये दोनों में सघन और विरल कौन है, जल्दी बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ये दोनों में, पानी में और ऊपर में कुछ नहीं है, वायु में, विरल कौन है और सघन कौन है। आशा करते हैं कि आप लोग बता दिए होंगे। अब आपको बताते हैं कि देखिए, वायु में प्रकाश की चाल तेज होती है, ठीक है, और इसमें प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल थोड़ा सा धीमा होता है। वायु में प्रकाश की चाल आपको बता दिए 3.00 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चलता है। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चलता है। तो जब प्रकाश, ऊपर वाला हो गया विरल माध्यम और नीचे वाला क्या हो गया, सघन माध्यम। तो हम लोग यहाँ पढ़े हैं कि जब प्रकाश की चाल किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। अभिलंब मतलब बीच वाला, ठीक है, जो सीधा है, ठीक है। तो क्या देखते हैं कि ये दूर हटता है कि नहीं। देखिए, अभिलंब से दूर हट गया कि नहीं, आपको हम अभिलंब बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका सीधा है, ठीक है, और यहाँ पर ये अभिलंब है। तो क्या आपको इसका कैसा दिखाई दे रहा है, ये तिरछा की इस साइड भाग रहा है। मतलब जब प्रकाश यहां से ज्यादा स्पीड से कम स्पीड में जा रहा है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। और यहीं पर अगर पानी से वायु में प्रकाश आता तो अभिलंब की ओर झुक जाता, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। डिटेल्स में अगर सघन विरल के बारे में जानना है कि सघन और विरल क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर 10 टॉपिक को हम पूरा का पूरा क्लियर कर दिए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप लोग को बता दिए। दोस्तों बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक अगर इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।